पूरा एनालिसिस बताएंगे कि आपके 2024 के पेपर में क्या क्या हटा हुआ है जो नहीं आना है और क्या क्या आना है। तो आपका देखिए एक साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये सिलेबस है और दूसरी ओर एनसीईआरटी की पुस्तक है। अब सिलेबस में आप देखिए हमारे जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं इनके साथ में जो हटाया गया है वो पेज नंबर भी दिया गया और उनसे जो टॉपिक हटे हुए हैं वे भी दिए गए। हम जो बगल में हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक है इसमें हम पहले तो वे टॉपिक जो हटाए गए हैं उन टॉपिकों को आपको बताएंगे कि आपको नहीं पढ़ना है और फिर इसके बाद जो जो इसमें आना है वो उनके किस तरह के क्वेश्चन हैं और आपको किस तरह से करने हैं ये सभी इन वीडियो में बताए जाएंगे। इस तरह का एनालिसिस आपको अन्य किसी वीडियो में कहीं और नहीं मिलेगा। 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स की इससे बेहतर क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं में आपको दिखाई दे रहा होगा जो प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 8 तक है। ये 2 से लेकर के 8 तक में जो टॉपिक है युग्लिक विभाजन प्रमेय का ये हटा हुआ है। तो देखिए ये हमारा किताब का पहला पेज है और इसके बाद ये दूसरा पेज है। अब दूसरे पेज में देखिए आप ये स्पष्ट लिखा हुआ हेडिंग आपको दिखाई दे रही है युग्लिक विभाजन प्रमेय का, ये हटा हुआ है और इधर ये पेज नंबर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 2। तो 2 से लेकर देखिए 8 तक हटा हुआ है। तो हम इस 2 से लेकर के पेज नंबर 8 तक चलेंगे और इसमें जो जो मटेरियल है ये सभी हमको छोड़ना है, ये हमारे पेपर में नहीं आना है। अब इसके बाद देखिए 8 में लास्ट में ये जो हेडिंग लिखी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इधर से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में आना है। तो हम यहां से अध्ययन करेंगे। अब यहां पर भी देखिए आप अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, जैसे 2, 3, 7, 11, 23। कोई भी इनमें से आप संख्या देखिए ऐसी संख्याएं हैं जिनमें या तो स्वयं का भाग जा रहा है या फिर एक का भाग जा रहा है, इसके अतिरिक्त किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो एक तो देखिए ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे जिनमें से एक हमारा टॉपिक ये है गुणनखंड वृक्ष फैक्टर टी, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम। तो आगे चलने पर ये देखिए आगे इस तरह का भी प्रश्न आएगा कि जो हमको एक संख्या दी रहेगी ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है ये हमको पता करना होगा। फिर आगे एक प्रश्न इस तरह का भी बनता है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो अभी हम केवल ये बता रहे हैं कि क्या क्या आना है, तो इसके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे और अध्ययन कराने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज। और अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 100 में से 100 मार्क लाने वाले हैं मैथमेटिक्स में। अब देखिए आप इसके बाद यहां पर HCF और LCM निकालने के लिए भी प्रश्न इस चैप्टर से आएगा, जैसे संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फिर आगे ये इसकी एक्सरसाइज है और इसके आगे हम चलते हैं। तो इसमें ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे दिया है √2 एक अपरमेय संख्या है, इस तरह का प्रश्न सॉलिड आएगा, अपरमेय और परमेय से रिलेटेड आएगा। फिर आगे और आगे बढ़ते हैं तो देखिए इस तरह का भी प्रश्न आएगा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसके बाद जैसे ही हम पेज नंबर 17 पे पहुंचते हैं तो 17 से लेकर के 22 तक का फिर सिलेबस से हटा हुआ है और 17 से 22 में टॉपिक क्या है परमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो देखिए ये वो हेडिंग है, इधर से मटेरियल हटा हुआ है। तो आगे हमको चलना है 22 पेज नंबर तक। तो यहां देखिए आप नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे 21 और उसके नीचे ये पेज है 22। तो ये सब कुछ हटा हुआ है, बीच में जितना हमने बताया केवल वही आना है। तो अब हम यहां से सिलेबस को हटा देंगे और आगे जब अगला चैप्टर बताएंगे तो फिर आपको ये सिलेबस लेकर के आएंगे। तो अब हम आपको यहां पर ये अध्ययन कराएंगे कि प्रश्न किस तरह के आएंगे और आपको इनमें क्या क्या पढ़ना है।
तो हम निकाल लेते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पर चल करके आते हैं। देखिए, तो हमारा ये जो टॉपिक है इधर से आना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसमें भी क्या आना है तो वो देखिए आप। जैसे हमारे पास ये है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष इस तरह से आएगा आपका प्रश्न। देखिए, प्रश्न है गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करें, और एक संख्या यहां पर उन्होंने ले ली है 32,760, और उनके आपको गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंड दिखाने हैं। 32,760 एक संख्या ले ली है। 32,760 में 2 से भाग दिया तो आ गया 16,380, फिर 2 से भाग दिया तो आ गया 8,190, फिर 2 से भाग दिया तो 4,095, फिर 3 से भाग दिया तो 1,365। 2 से क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहां 5 आ गया। जब किसी संख्या के पीछे विषम संख्या होती है तो 2 से भाग नहीं जाता है। 3 से दिया 455 आया, फिर 5 से दिया 91 आया, 7 से दिया 13 आ गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमने एक संख्या ले ली 21,252, 21,252, और इसको गुणनखंड वृक्ष की सहायता से हल कीजिए। 21,252 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से भाग देने पर कितनी बार भाग जाता है, यहां भाग दे करके देखते हैं। 2 एकम 2, फिर भाग नहीं जाएगा, भागनाष्टम बिंदी, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दिया, कितनी बार किया? 2 पंचे 10, फिर 2 तीन 6, 2 एकम 2 और 2 तीन 6। अब देखो 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गई है, तो 3 से देंगे। 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 23 हो गया, 3 7 21, फिर जाएगा 3 7 21, फिर एक बार। अब इसमें देखिए 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, फिर 7 पंचे 35 और 7 से 21। आगे फिर इसमें 7 से भी भाग नहीं जाएगा तो 11 से देंगे, और 11 से देंगे तो यहां 23 बार जाएगा। तो अब इसके देखिए गुणनखंड क्या लिखेंगे? 21,252 बराबर, देखिए 2 है, 2 बार आया है तो इसको 2 की घात 2 लिखेंगे, फिर गुणा 3 है 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 7, 7 के बाद 11, और 11 के बाद देखिए जो लास्ट अंक आया हमारा वो भी यहां पर लिखा जाएगा गुणा 23। तो ये इसके गुणनखंड बन गए। तो इस तरह से हमको हल करना है। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे। ये हमारा देखिए लिखा है 32,760, तो 32,760 बराबर हम क्या लिखेंगे? देखो 2 2 2 3 बार आया तो 2 की घात 3, फिर देखिए 3 3 2 बार आया तो 3 की घात 2, फिर इसके बाद 5 एक बार आया तो 5 और गुणा 7। तो इस तरह से हम इनके गुणनखंड लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में दे दिए गए हैं, तो आप हमारे जो चैनल है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम, उस पर जुड़ जाइए, PWUP, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उनको सॉल्व करना। फिर आगे देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है जिसके प्रश्न बनते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, और ये बिल्कुल इस तरह का एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। प्रश्न क्या है? संख्या 4n, 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब देखिए आप, n क्या है? पावर है एक संख्या किस पर? 4 पर।
तो अब ये पता करना है कि क्या वह शून्य पर समाप्त हो सकती है। मान लीजिए 4 जो है वो शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो वह संख्या 40 बन सकती है, 400 भी बन सकती है, या 4000 भी बन सकती है। अब जब ऐसी स्थिति है, मान लीजिए 40 है, तो 40 हो या 400 हो, हम इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो गुणनखंड में देखिए 2 से गुणनखंड किया 20 आया, फिर 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आएगा, तो देखिए लास्ट में कितना आया 5। अर्थात इसका मतलब क्या है, इस 40 को 5 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसी जितनी भी संख्याएं जो पूछी जाएंगी उनको, जो शून्य पर समाप्त हो रही होंगी, उनको 5 से विभाजित होना चाहिए। परंतु यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो 4 की घात n है, 4 की घात n है, तो इसको हम देखिए लिखते हैं 4 की घात n को, 4 की घात n 4 की घात n को, तो हम इसको फैक्टर करके लिखेंगे 2 गुणा 2 की घात n, या हम 2 की घात देखिए 2 बन जाएगी, तो 2 की घात 2n बन जाएगा इधर। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमको यह पता चलता है कि इसमें कोई भी गुणनखंड 5 नहीं है, केवल अभाज्य संख्या कितनी आ रही, 2 आ रही, लेकिन 5 कहीं नहीं आ रही है। और जब 5 नहीं आ रही है, 5 इसका गुणनखंड नहीं है, तो फिर यह जो 4 की घात n है, ऐसी कोई भी संख्या में n का जो मान है, ऐसा कोई मान नहीं हो सकता है जिसके लिए जो 4 की पावर n है ये शून्य पर समाप्त हो जाए। देखिए इसमें भाषा देखिए क्या लिखी है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जो संख्या शून्य पर समाप्त हो रही होगी उसमें अनिवार्य है कि वह संख्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए, अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n बराबर देखिए आप 2 की घात 2n, ये हमने जिस तरह से बनाया है इसी तरह से लिखा है। इसी कारण 4n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता में हमें यह निश्चित कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसी तरह से आपको प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि 6 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, जबकि n कोई प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह के प्रश्नों में आपकी एक ही लैंग्वेज आएगी और वो क्या आएगी कि यदि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 आए। अभाज्य गुणनखंड 5 आना अनिवार्य है, तब जाकर के शून्य पर समाप्त होगी, लेकिन 5 नहीं आता है तो वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। यहां पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 6 है, 6 में हमने भाग दिया, 2 से दिया, 3 बार गया, फिर 2 से दिया, सॉरी 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से देंगे, 1 बार गया। फिर 20 में देते हैं, तो 20 में देंगे तो 2 से देंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से दे देंगे तो 1 बार जाएगा। 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 20 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए जो इनका जोड़ा बनता है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो यहाँ एचसीएफ केवल 2 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया, 2। यहां पर देखिए सॉल्व किया हुआ होगा और यहां पर ये प्राप्त हुआ, एचसीएफ कितना है इसका, 2। फिर देखिए इसमें एलसीएम क्या बनेगा, तो फिर से हम वो संख्या लिख लेते, 6 बराबर 2 गुणा 3 और 20 के गुणनखंड कौन कौन से बने, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए जिनका जोड़ा बनता है एलसीएम में उनको 1 बार लिखेंगे, तो 2 को 1 बार लिख लिया। फिर इसके बाद शेष जो बचा 3 है, इसके बाद इसमें 2 भी बचा और 5 भी बचा, इन सब का गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60,
एलसीएम आ जाता है कितना 60। देखिए इधर इसका एलसीएम दिया होगा, ये एलसीएम दिया है 60 और एचसीएफ दिया है 2। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ भी पूछा जाएगा। फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक फॉर्मूला, उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये तो उसी तरह के प्रश्न हैं। और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम। हाँ, ये आता है, देखिए यहां पर ये प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4। बाकी का ये आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगानी है। आप वीडियो को पॉज कर लें और देखिए एनसीईआरटी में केवल यही प्रश्न है, आप इन्हीं को लगाइए। आप इधर उधर की किताब उठा करके परेशान मत होइए। केवल ये 7 प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में, और अतिरिक्त प्रश्न नहीं आएंगे। बस अंतर ये रहेगा कि इन संख्याओं में जरूर बदलाव होगा, लेकिन प्रश्न यही आएंगे, इनके अतिरिक्त एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप केवल इन्हीं प्रश्नों पर अभ्यास कीजिए। इधर उधर की जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, दुनिया भर का मटेरियल अध्ययन कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। केवल यही 7 प्रश्न हैं जो पहले चैप्टर से पूछे जाने हैं, और इसके बाद परमेय और अपरमेय से रिलेटेड 2 प्रश्न और हैं। तो यही आप इन्हीं को अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं को, जो संख्याएं दी हैं, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक इसका प्रश्न हम आपको हल करके बताते हैं, बाकी का आप स्वयं करेंगे। तो देखिए यहां पर 140 है, 140 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा 70 बार। फिर 2 से भाग देंगे 35 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से अब नहीं जाएगा। अब आगे हम 3 से देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, तो फिर हम 5 से देंगे, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, फिर 7 से दे देंगे 1 बार। तो 140 बराबर हम लिखेंगे, देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 जो है वो 2 बार आया, इसलिए 2 की घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी तरह से आपको इनको हल करना है। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 2 है, इसको आप देखिए। प्रश्न नंबर 2 में जैसे ये दिया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, तो 2 संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का लासा गुणा उन संख्याओं का मासा। और हमको इसी पर आधारित प्रश्न में ये जांच करनी है कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो पहले हम इसमें देखिए गुणनखंड कर लेते हैं। 26 का करेंगे और 91 का करेंगे। 26 का 2 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। फिर 13 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसमें देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देने पर 13 बार जाएगा। फिर 13 में भाग देंगे 13 से तो 1 बार जाएगा। 26 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 13। 91 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 13। अब इसमें देखिए एचसीएफ क्या बनता है, तो यहां पर जो कॉमन संख्या होती है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया 13। और एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम यहां पर जो उभयनिष्ठ होती है उस संख्या को लिखते हैं, जो शेष बचती हैं उनको लिखते हैं। तो यहां पर 2 गुणा 13 गुणा 7 आ गया। 13 दूनी 26, 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 182 इसका एलसीएम आ गया। अब हमको ये जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर क्या उनका गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आता है। तो यहां मान रखेंगे पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91 बराबर एचसीएफ कितना आया 7
सॉरी 13, और एलसीएम आया 182। इनका हम गुणा कर लेते हैं। 26 का गुणा करेंगे 91 में, तो देखिए यहां में कैलकुलेटर निकाल लिया, लेकिन आपको कैलकुलेटर करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको अपने माइंड से ही कैलकुलेशन करनी है। यहां पर मल्टीप्लाई आ गया 2366, और फिर हम उस ओर मल्टी करेंगे तो 13 गुणा 182, तो भी कितना आया बराबर में 2366 आ गया। तो देखिए दोनों ओर जो गुणनफल है बराबर आ रहे हैं, अर्थात यहां पर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। तो ये हमारा यहां पर जांच होती है इस प्रकार से, और ये यहां आगे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। तो इस तरह के आगे और सवाल इसमें दिए हैं, वो आप हल करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न में आपको मान दिए हैं 12, 15 और 21। इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 12 ले लेंगे, फिर इसके बाद आगे के गुणनखंड के लिए 15 ले लेंगे, और इधर 21 ले लेंगे। 2 से भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा, फिर भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 से देंगे 1 बार जाएगा, इसमें 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देंगे, 3 5 15, फिर 5 से देंगे 1 बार जाएगा, इसमें 3 से देंगे 7 बार जाएगा, 7 से देंगे 1। लिख लेंगे इनको 12 के गुणनखंड क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 15 के गुणनखंड बने 3 गुणा 5, फिर 21 के गुणनखंड बने 3 गुणा 7। इन सब में देखिए आप एक संख्या कॉमन मिल रही है, वो है 3, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3। और एलसीएम की बात करें अगर, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो शेष बचेगा उसमें भी जो संख्या ज्यादा बार आई है उसको सबसे पहले नोट करेंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद गुणा 5 और फिर गुणा 7, 7 पंचे 35, और यहां हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 35 गुणा 12, इनका गुणा कर लेंगे, 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहां पर देखिए एक जो ये प्रश्न नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न देखिए किस तरह से हल होना है। 306 और 657 का एचसीएफ देखो आगे लिखा है, एचसीएफ बराबर 9 दिया गया है। 306 और 657 का एचसीएफ दिया गया है, वो कितना है 9, और एलसीएम हमें इन संख्याओं का ज्ञात करना है। तो हमने जस्ट पहले फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। हमने बताया था, मान लीजिए दो संख्याएं कौन कौन से हैं, ए और बी, तो ए गुणा बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ का मान हमें दिया है, इधर रख देंगे, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, और संख्याएं कौन कौन सी हैं 306 और 657। तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 306 गुणा 657, और बटे में आ जाएगा ये 9। अब 9 से हम भाग देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो ये आ गया 657 गुणा 34। इसका आप गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 657 गुणा 34
तो ये आ जाएगा 22,338। तो इस तरह का आपका एक प्रश्न आएगा। ये क्लियर मान के चलिए कि इसमें संख्याएं जरूर बदली होंगी, लेकिन प्रश्न इसी तरह का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये पिछला जो सवाल था उसमें 6n की जगह 4n था, उसी प्रकार का ये सवाल आ गया। सेम लैंग्वेज लिखनी है, 5 गुणनखंड अनिवार्य है। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए आप। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। तो प्रश्न हम यहां नोट कर लेते हैं। प्रश्न में संख्या दी है, वो संख्या नोट कर लेते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अभी इन सब का हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करें, 13 सत्ते 91, फिर गुणा 11 है प्लस 13 है। 11 का गुणा करें, 11 कम 11 हासिल है, 11 का 9 गुणा होगा 99, 99 और 100 और प्लस 13, तो ये हो जाएगा 1014 जोड़ने पे। अब आप ये बताइए कि क्या यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें या तो स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। तो क्या इसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है? तो अगर हम 2 से भाग दें तो देखिए 2 पंचे 10, एक में भाग नहीं जाएगा बिंदी, और 2 सत्ते 14। इसका मतलब क्या हुआ? 2 से भाग जा रहा है, और 2 से भाग जा रहा है तो फिर ये अभाज्य नहीं भाज्य है। तो यही वो कह रहा था कि व्याख्या कीजिए कि क्या यह संख्या भाज्य है तो क्यों है। तो भाज्य क्यों है? तो पहले तो हमने इसको सरलीकृत किया तो एक हमको संख्या प्राप्त हुई 1014, मतलब 1014, और 1014 एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात यह संख्या भाज्य है। इसी प्रकार से इसको भी आपको हल करना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए, ये एक दौड़ने के लिए सर्किल है और इस सर्किल में यहां सोनिया है और उसी जगह पे उसी लाइन में कौन है? रवि है। रवि है और सोनिया है। दोनों जब चक्कर लगाते हैं तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में, इधर एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगा? 18 मिनट। 18 मिनट लगा। और रवि को कितना लगा? 12 मिनट। मतलब रवि जल्दी चक्कर पूरा कर लेता है। तो अब जब इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया तो फिर से ये चक्कर लगाते समय कब मिलेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहां पर 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो गुणनखंड कर लेंगे। 18 का करेंगे, 12 का करेंगे, 2 से भाग देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से देंगे 3 बार जाएगा, 3 से देंगे 1 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आएगा। 9 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और सॉरी 9 को नहीं, 18 को लिखेंगे। 18 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसका एलसीएम आएगा, देखिए जो जोड़ा बन रहा है उसको लिख लेंगे, एक और जोड़ा 3 का बन रहा है इसको लिख लेंगे, जो शेष बचा अब उसको नोट करेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36। तो 36 मिनट पर ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपके ये जो 7 प्रश्न हैं
पहली एक्सरसाइज में आप केवल इन्हीं पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपके, और इसमें संख्या बदली रहेगी, इसके लिए आप परेशान ना हो, आपको संख्या बदली रहने पर भी हल करना आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो एक लास्ट टाइप का प्रश्न रह गया जो कि आना है, और वो है अपरमेय संख्या से रिलेटेड। अब आप देखिए परमेय और अपरमेय में अंतर क्या होता है। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है, परमेय संख्याएं होती हैं जिसमें Q का मान 0 के बराबर ना हो, बस ये हमको शर्त ध्यान रखनी होती है, तो ये परमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें अंडर रूट लगा हुआ हो, जैसे √2, √3, √5 या पाई, तो ऐसी ये संख्याएं जो हैं इनको हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अशांत आवर्ती होती हैं। अब यहां पर हम एक प्रश्न को देखते हैं और उस प्रश्न को समझेंगे। देखिए प्रश्न नंबर यहां पर दिया गया है, प्रमेय नंबर 1.4 लिखा है। तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, या इस तरह से देखिए 2 की जगह संख्या चेंज हो गई, 3 आ गया। तो सवाल को हल करने का जो मेथड है वो एक ही है, वो मेथड आप समझिए। ये प्रश्न क्लियर है, ये पेपर में आएगा। √2 यहां पर कोई और संख्या हो सकती है और उसको आपको सिद्ध करना होगा कि वह एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर आप ये भी ध्यान दीजिए, यहां लिखा है वह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये पुस्तक कब की है, 2020-21 की है, और 20-21 के टाइम में यह पेपर में हटा हुआ था। 2020-21 के टाइम में पेपर में नहीं आना था, लेकिन अब आना है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसको हल कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी भाषा यही है, यही आपको पेपर में लिखनी है। भाषा क्या है, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परमेय संख्या है। ऐसा आपको सेम टू सेम लैंग्वेज लिखनी है कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं √2 एक परमेय संख्या है। अब हम यहां पर 2 पूर्णांक R और S इस प्रकार से मान लेते हैं, चूंकि परमेय संख्या माना हमने, तो √2 को परमेय के रूप में लिखेंगे तो R/S, जहां S नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि हमने पहले बताया था P/Q परमेय संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए RS में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करके √2 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं। और B सह अभाज्य है, कोप्राइम, तो B√2 इक्वल A हुआ। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग करने पर देखिए रूट जो है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2B² बराबर A²। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का जो भाग है A² में हम देंगे तो चला जाएगा, तो B² प्राप्त होगा, अर्थात A² 2 से विभाजित हो जाता है। अब जब A² 2 से विभाजित हो रहा है तो A भी 2 से विभाजित होगा, और अगर A 2 से विभाजित होगा तो 2 के गुणनखंड के रूप में हम A को क्या लिख सकते हैं, A बराबर 2C, जहां पर C कोई एक अन्य पूर्णांक है, तो C लिख दिया हमने। अब A का मान प्रतिस्थापित करने पर, मतलब रखने पर, यहां पर रखेंगे A की जगह, तो हमने रख दिया 2C, 2C का वर्ग हुआ तो 4C² हो गया, 2 से ये 4 में भाग जाएगा तो 2C² बचा। इस लाइन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि B² में 2 से भाग देने पर C² प्राप्त होता है, अर्थात B भी 2 से भाज्य है। अब हमने तो ये लिया था कि R और S में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसके अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। लेकिन यहां पर A और B में हम क्या देखते हैं कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, और यह कथन पिछले कथन का विरोध कर रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए यह परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है। तो इस विरोधाभास के कारण हम यह अपना कथन वापस लेते हैं, और इससे यह स्पष्ट होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से ये अगला प्रश्न आ गया, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से हल करना है। फिर इसके बाद देखिए ये पेज नंबर आपको 16 दिखाई दे रहा है। 16 के बाद यहां पर ये 17 पेज नंबर पे भी एक अपरिमेय का सवाल है, और अपरिमेय के प्रश्न ये आप लगा लीजिए, और 7 प्रश्न इधर से लगा लीजिए,
जो हमने आपको बताए थे, ये 7 प्रश्न ये लगा लीजिए। बस पहली अभ्यास में जो आपकी पहला चैप्टर था रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आप पर नहीं बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को इसी तरह से एनालिसिस के साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।